एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पाथ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति पे पुत्रियों का क्या अधिकार है। और वहीं रिसेंटली अगस्त 2020 में पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के पक्ष में क्या फैसला सुनाया। अब सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के लॉ को समझेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पैतृक संपत्ति या किसी भी व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती है। अब ये ट्रांसफर करने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला टेस्टामेंट्री मीन्स वसीयती और दूसरा इंटेस्टेट गैर वसीयती। अब वसीयती को समझें तो इसमें कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पूर्व ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक बिल तैयार करता है, जिसमें वह डिफाइन करता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बाद किसको ट्रांसफ़र होगी। जैसे कि इतना पार्ट वह वाइफ को देना चाहता है, इतना डॉटर को, इतना सन को, और वह चाहे तो रैंडमली किसी थर्ड पर्सन को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन बिल वह व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी के लिए ही बना सकता है। पैतृक संपत्ति के लिए वह कोई भी बिल तैयार नहीं कर सकता। अब गैर वसीयती को समझें तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बिना बिल बनाए हो जाती है तो वह प्रॉपर्टी गैर वसीयती में आती है। अब वसीयती प्रॉपर्टी तो बिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। लेकिन गैर वसीयती प्रॉपर्टी के लिए कानून की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। अब हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को समझते हैं। अब इस अधिनियम में उत्तराधिकार की बात कही गई है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वे किस किस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इस अधिनियम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दो तरीके की होती हैं। पहली पैतृक प्रॉपर्टी, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी या पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही है, और दूसरी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने बलबूते पर तैयार की गई है। यह जो अधिनियम है हमारे यहाँ केवल हिंदू, सिख, जैन और बुद्धों के लिए एप्लीकेबल है। अब इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि किसी भी पुत्री का अपने पिता की केवल स्वयं अर्जित संपत्ति पर अधिकार होगा, पैतृक संपत्ति पर नहीं। मतलब कि पैतृक संपत्ति पर जो पिछली 3 पीढ़ियों से चली आ रही है उस पर केवल और केवल पुत्रों का अधिकार होगा। अब इस अधिनियम को हम एक डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को समझाने के लिए मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करूंगी। पहला सहसंयोजक, इन इंग्लिश को पार्टनर्स, और दूसरा फैमिली मेंबर्स। अब इस डायग्राम में F कोई पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी होल्डर है और W1 उसकी वाइफ है। तो F और W1 की पुत्री है D और वहीं उनका पुत्र है S1। S1 की वाइफ है W2, उनकी पुत्री है D और पुत्र है S2, और S2 का पुत्र है S3। अब इस डायग्राम में F, S1, S2 और S3 को पार्टनर्स या सहसंयोजक हैं और बाकी सभी लोग फैमिली मेंबर्स हैं। तो इस अधिनियम में कहा गया है कि केवल और केवल को पार्टनर्स का ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, फैमिली मेंबर्स का नहीं। और इस अधिनियम में मेल शब्द को भी डिफाइन किया गया है, मतलब कि केवल मेल ही को पार्टनर्स हो सकते हैं, फीमेल्स नहीं। और यही इस अधिनियम की परेशानी थी। अब हमारे यहाँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अधिनियम क्यों बनाया गया? देखिए, आज़ादी से पहले ही हमारे यहाँ महिलाओं और पुरुषों में पक्षपात, भेदभाव चला आ रहा था। फिर हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारे यहाँ का संविधान बनाया गया। संविधान बनाते समय कई डिस्कशन किए गए, जिसमें यह बात भी आई कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान इक्वल राइट्स दिए जाएं और वहीं महिलाओं को भी विरासत में समान दर्जा दिया जाए। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल थिंकर्स थे जिनका कहना था कि हमारे उत्तराधिकार का कानून हमारे हिंदू लॉ को फॉलो करना चाहिए और हमारा हिंदू लॉ मिताशवरा बेस है। अब मिताशवरा क्या है? मिताशवरा एक कानूनी टिप्पणी है जिसको कि विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है। मिताशवरा जो है वो जन्मजात उत्तराधिकार के कानून के लिए प्रसिद्ध है और मिताशवरा में ही प्रॉपर्टी को 2 भागों में, पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में विभाजित किया गया है, जिसे हमारे अधिनियम में अडॉप्ट किया गया। और मिताशवरा को फॉलो करते ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को बनाया गया था, जिसमें यह बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। अब 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया, जिसमें यह बात कही गई कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना बिल बनाए हो जाती है या फिर कोई पैतृक संपत्ति है तो उस पर पुत्र की तरह पुत्री का भी समान अधिकार होगा।
वहीं इस संशोधन में यह बात भी कही गई कि पुत्र के समान पुत्री भी को पार्टनर यानी कि सह संयोजक कहलाएंगी और यह अधिकार उन्हें उनके जन्म से मिलेगा। अब 2005 के संशोधन की इन्फोर्समेंट डेट 9 सितंबर 2005 दी गई। अब इस संशोधन में प्रॉब्लम क्या आई? 2005 के इस संशोधन के बाद यह सवाल उठा कि इस संशोधन की इन्फोर्समेंट डेट 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना जरूरी है कि नहीं। मतलब कि अगर किसी पुत्री के पिता की मृत्यु 2004 में हो जाती है तो क्या तब भी पुत्री अपने अधिकार के लिए क्लेम कर सकती है या नहीं, जिसका फाइनल आंसर रिसेंटली अगस्त 2020 के केस के जजमेंट में मिला। लेकिन इससे पहले भी 2 ऐसे केस आए जिसके जजमेंट पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो पहले हम उन 2 केसेस के जजमेंट को देखेंगे। 2016 में प्रकाश वर्सेस फूलवती का एक केस आया जिसमें 2 जजों की बेंच बिठाई गई। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 2005 के संशोधन की इन्फोर्समेंट डेट मतलब कि 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना जरूरी है, तभी पुत्री को पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा। यह बात की जजों ने कि अलाइव को पार्टनर फादर की पैतृक संपत्ति ही अलाइव को पार्टनर डॉटर को ट्रांसफर की जा सकती है। अब दूसरे केस की बात करें तो वह था 2018 का केस, दनम्मा वर्सेस अमर का केस। इसमें भी 2 जजों की बेंच बिठाई गई। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि इस संशोधन की इन्फोर्समेंट डेट 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना जरूरी नहीं है। मतलब कि भले ही पिता की मृत्यु 2001 में हो गई हो, फिर भी पुत्री को पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा। अब 2018 के केस का जो जजमेंट था वह 2016 के केस के जजमेंट का अपोजिट था। तो इन दोनों केसेस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया अगस्त 2020 के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में। अब पुराने दोनों केसेस में ऑलरेडी 2 जजेस की बेंच थी, तो इस केस में 3 जजेस की बेंच बिठाई गई जो कि थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नाजिर और जस्टिस MR शाह। अब 2005 के संशोधन और पुराने दोनों केसेस से जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उनको सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि पैतृक संपत्ति पर पुत्री का अधिकार पुत्र के समान ही जन्म से है। पिता की जीवित होने या मृत्यु होने से इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि पुत्र और पुत्री को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। पिता की मृत्यु की किसी भी डेट से इस अधिकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।